नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति व प्रावधान को पढ़ेंगे, जिसमें हम अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ेंगे और इनके कुछ संवैधानिक प्रावधान को जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक से क्या अभिप्राय है। हम किसको अल्पसंख्यक कहेंगे। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द या उसके बहुवचन का कुछ अनुच्छेदों 29 से 30 तथा 350 क से 350 ख में प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक शब्द उसके शीर्षक में दिया तो गया है, लेकिन इसके बारे में कहा गया है कि नागरिकों का कोई वर्ग जिसकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, यह संपूर्ण समुदाय हो, जिसे सामान्यतः बहुसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यक समुदाय या समूह के रूप में देखा जाए। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की विशिष्ट रूप से दो श्रेणियां बताई गई हैं, एक तो धार्मिक और दूसरी भाषाई। बोलचाल की भाषा में अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी जनसंख्या संपूर्ण जनसंख्या के आधी से भी कम और जो अन्यों से भिन्न हो तथा जो विशेष रूप से जाति, धर्म, परंपराओं तथा संस्कृति, भाषा आदि की दृष्टि से प्रधान वर्ग रहा हो। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में अल्पसंख्यक को एक छोटी संख्या या भाग के रूप में परिभाषित किया गया है। एक संख्या या भाग जो संपूर्ण के आधे से भी कम हो को व्यथित करता है। लोगों का अपेक्षाकृत छोटा समूह जो जाति, धर्म, भाषा या राजनीतिक संदर्भ की दृष्टि से दूसरों से भिन्न हो। 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के संरक्षण पर एक विशेष उपसमिति नियुक्त की गई थी, जिसने अल्पसंख्यक को जनसंख्या के उन गैर प्रभावी समूहों के रूप में परिभाषित किया था जो अपनी उस स्थिति, जातीय, धार्मिक तथा भाषाई परंपराओं या विशिष्टताओं को बनाए रखना चाहते हैं जो शेष जनसंख्या को जातीय, धर्म और भाषाई परंपराओं से पूर्णतः भिन्न है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के संबंध में वे सभी समुदाय जो हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है, जैसे कि आप भी जानते हैं, क्योंकि देश को 80% से ज़्यादा आबादी हिंदू धर्म की मानी जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। अन्य अल्पसंख्यक समुदाय संख्या की दृष्टि से काफ़ी कम है। मुस्लिम समुदाय के बाद ईसाई समुदाय है और उसके बाद सिख समुदाय है। ईसाई समुदाय का 2.34% है और सिख समुदाय 1.9% है, जबकि अन्य सभी धार्मिक समूह इनसे भी छोटे हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुसंख्यक समुदाय नहीं है तथा अल्पसंख्यक वर्ग की स्थिति मूलतः राज्य, संघ और राज्य क्षेत्र स्तर पर निर्धारित की जानी चाहिए। राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र स्तर पर, जो कि हमारे जैसे संघीय ढांचे में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जम्मू तथा कश्मीर राज्य तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक समुदाय है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में ईसाई बहुसंख्यक समुदाय है। पंजाब में सिख समुदाय बहुसंख्यक है। अल्पसंख्यक वर्गों में कोई अन्य धार्मिक समुदाय किसी अन्य राज्य, संघ या राज्य क्षेत्र में बहुसंख्यक नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार अधिनियम के प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक से अभिप्रेरित केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन से अधिसूचित समुदाय से है। धारा 7 इस उपबंध के तहत कार्य करते हुए केंद्रीय सरकार ने 23/10/1993 को यह अधिसूचित किया कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग के
रूप में माना जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा है कि अल्पसंख्यक हम किसे कहते हैं और अल्पसंख्यक के अंतर्गत हम किनको लेके आते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अभिप्राय के बाद हम ये देखेंगे अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार हैं। मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा 1948 तथा उसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं 1966 के अंतर्गत यह घोषणा की गई कि गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं तथा इसमें हर प्रकार के भेदभाव, जातीय, धार्मिक आदि का निषेध है। हर प्रकार के धार्मिक भेदभाव तथा असहिष्णुता के आधार पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1981 में हर प्रकार के धर्म आधारित भेदभाव को बहिष्कृत किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा 1992 के अंतर्गत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने संबद्ध राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के अस्तित्व तथा उनकी पहचान को संरक्षण प्रदान करें तथा उस पहचान को बढ़ाने की स्थितियों को प्रोत्साहित करें। भारत में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 राज्य को सामान्य रूप से अर्थात नागरिकों के संबंध में राज्य द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में अनुच्छेद 15 या राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद करने से प्रतिषिद्ध करता है। लेकिन इन 2 अनुच्छेदों के उपबंधों में इस तथ्य का पर्याप्त संज्ञान रखा गया है कि अधिकांशतः जाति आधारित परंपराबद्ध समाज जहाँ व्यापक स्तर पर गरीबी और निरक्षरता है के अलग अलग वर्गों के सामाजिक और शैक्षिक स्तर में व्यापक असमानता रही है। निसंदेह विशिष्ट असुविधाओं पर विचार किए गए के बिना जनता के सभी वर्गों के बीच पूर्ण समता बनाए रखने से वे सुविधाएं भी बनी रहेगी। समता केवल समान वर्गों के बीच हो सकती है। समता से आशय सापेक्ष समता है, न कि पूर्ण समता। इस तरीके से संविधान कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्गों के पक्ष में सकारात्मक विभेद की अनुमति देता है। यह सकारात्मक विभेद को स्वीकार करता है, लेकिन बिना कारण विभेद का यह निषेध करता है। वर्ग तथा जाति शब्द समानार्थक अभिव्यक्तियां नहीं है तथा इनका अर्थ समान नहीं है। यद्यपि अनुच्छेद 15 और 16 राज्य की पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए अधिकृत करता है, लेकिन इन दोनों अनुच्छेदों में केवल जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव करना प्रतिषिद्ध है। दूसरे शब्दों में अन्य आधारों जैसे कि सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़े वर्ग सहित जाति और धर्म के आधार पर सकारात्मक विभेद करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है और इसलिए इन परिस्थितियों में जाति या धार्मिक समूह को वर्ग के रूप में माना जा सकता है। यद्यपि किसी वर्ग के सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या संभवतः एकमात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण उस वर्ग का या आर्थिक पिछड़ापन होता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में इसे विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया है कि वे सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन इसे अधिदेशात्मक नहीं किया गया। कुछ अन्य संवैधानिक सुरक्षा के उपाय हैं जो जिनको अभी हम देख लेते हैं। पहला है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति और अधिकारों के संबंध में संविधान के भाग 3 या अन्यत्र में उपबंधित संरक्षण संबंधी अन्य जो उपाय हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। दूसरा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के
समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी विशेष भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन के प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनुच्छेदों को देखेंगे। अनुच्छेद आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक के बारे में क्या बताया गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।